अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम इंपीरियलिज्म पढ़ रहे थे। हमने पहले उसकी डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखा था और प्रोपोनेंट्स देखे थे। मेजर अजम्पशंस हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में देख लिया था, किस तरीके से ट्रिमेंडस इनइक्वालिटी होती है इनमें बिटवीन द नेशंस और कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है बाय द कॉलोनी। उसके बाद जी जो दुनिया है वो सेंटर और पेरिफेरी दो किस्म की जो नेशंस हैं उनके अंदर बटी हुई है, और हर एक नेशन के अंदर भी सेंटर और पेरिफेरी होता है। और जितना इन दोनों के दरमियान गैप इंक्रीज होता है, कन्फ्लिक्ट और हार्म डिसहार्मनी इंक्रीज होती है, और जितना गैप डिक्रीज होता है उतना ही आपका पीस और हार्मनी इंक्रीज होती है। तो आज हम फर्दर देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इसके अंदर क्या है जी कि हार्मनी, सेंटर ऑफ सेंटर एंड सेंटर ऑफ पेरिफेरी। आप देखें कि जितनी भी लीडरशिप है ऑफ यूएसए और लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, इनके दरमियान जो रिलेशंस होंगे वो हार्मोनाइज होंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सेंटर मतलब जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका जो सेंटर है, उसका जो क्रीम है, जो उसकी इलीट क्लास है। ठीक है, इलीट ऑफ द वेस्ट एंड इलीट ऑफ द पाकिस्तान, इनके दरमियान जो रिलेशंस होंगे वो काफ़ी क्लोज होंगे। सिमिलरली इलीट ऑफ द यूके एंड इलीट ऑफ द इंडिया, उनके दरमियान जो रिलेशंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, और उनके दरमियान जो होगी ना वो हार्म नहीं होगी। सिमिलरली विद इन द पेरिफेरी नेशंस देन विद इन द सेंटर ऑफ द नेशंस, डिसहार्मनी किस तरीके से होगी कि जो पेरिफेरी नेशंस है ना उनके दरमियान जो डिसहार्मनी होगी वो कुछ ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर नेशंस के अंदर। वो किस तरीके से, अब आप देखें कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन है, आप उसको देख लें, आप आसियान स्टेट्स देख लें, वो क्या है, सेंटर है। ठीक है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन नेशन हो गया, विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये जो एक डेवलपिंग नेशंस होती हैं इनके दरमियान। रीजन क्या है, जो सेंटर ऑफ द सेंटर होता है, या जो इस तरीके से सेंटर, या जहाँ पर इलीट होती है, जहाँ पर आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोग तो बिल्कुल एक अच्छा लाइफस्टाइल वो गुजार रहे होते हैं, उनको तो ज़्यादा मसाइल नहीं होते। मीन के जहाँ पर हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर है, आप न्यूजीलैंड देख लें, आप आइसलैंड, नॉर्वे, इस तरह के जो ममालिक हैं, वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर हर चीज़ आपको स्मूथ मिलेगी। जब हर चीज़ स्मूथ है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सिमिलर इज द अपोजिट इज द केस, कि जब जहाँ पर रिसोर्सेज कम होंगे और वहाँ पर लेने वाले ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो डिसहार्मनी है और कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा होगा। And same is the case with African nations and developing nations like पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पर आपको क्राइम रेट ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपको टेररिज्म ज़्यादा मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द वो जो एक इलीट और इलीट ऑफ द वेस्ट एंड इलीट ऑफ द जो डेवलपिंग नेशंस है ना, इनका आपस के अंदर हार्मनी होती है। वो अपने इंटरेस्ट जो हैं वो पूरे करते रहते हैं, लेकिन नीचे वाली साइड पे वो नहीं जाते। सिमिलरली अब अगर हम इसको प्योर इंपीरियलिज्म के फॉर्म में देखें, तो जो सेंटर ऑफ द सेंटर है, मतलब कि जो ब्रिटिश, अगर हम अब इसको एग्जांपल लेते हैं, वो जो ब्रिटिश और पाकिस्तान की जो हम ऑलरेडी ले रहे थे, ब्रिटिश एंड सब कॉन्टिनेंट की, तो वो ये है कि सेंटर ऑफ द सेंटर क्या था, ब्रिटिश का जो इलीट है वो, और द सेंटर ऑफ द पेरिफेरी मतलब कि सब कॉन्टिनेंट का जो पेरिफेरी है या सब कॉन्टिनेंट का जो सेंटर था, इलीट था, उनके दरमियान जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे। अब यहाँ पर जो वाइस राय या यहाँ पर जो टॉप पॉलिटिशियंस थे, लाइक नेहरू हो गया, या इस तरीके से, अब फॉर एग्जांपल कायद आजम को भी आप ले लें, उनके जो रिलेशंस थे वहाँ की जो एलीट थी उससे कुछ बेहतर थे। दैट वाज द रीजन, सर सैयद अहमद खान भी आप ले लें, कि वो उनके दौर में भी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर मौजूद थे। ठीक है, तो ये और उनके दरमियान हार्मनी भी थी, और वहाँ पर अब सर सैयद अहमद खान ने मल्टीपल टाइम्स लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश भी की और उन्होंने सपोर्ट भी किया। वो उनका वो जो एक इन्फ्लुएंस था ऑन द सेंटर ऑफ द सेंटर, वो जो इलीट के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था, दैट वाज द रीजन कि उनकी मानी भी जाती थी। बहरहाल इस सारा ये जो एक स्लाइड है इसको अगर हम सम अप करें तो वो ये है कि जो वेस्ट की इलीट है और जो डेवलपिंग नेशंस या जो पुअर नेशंस होती हैं उनकी जो इलीट है उनके दरमियान हार्मनी होती है,
और इससे क्या होता है कि वो दोनों जो इलीट्स हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करती हैं, जबकि जो पेरिफरीज होती हैं उनके लिए वो डिसहार्मनी होती है और उनके लिए वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जनरेट होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इंपीरियलिस्ट मैकेनिज्म्स हैं वो क्या होते हैं कि कोर नेशंस एस्टैब्लिश अ वर्टिकल और असिमेट्रिकल रिलेशंस विद द पेरिफेरी नेशंस। आप हम यूएस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है ऑलरेडी आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी देखने के यूएस एक कोर नेशन है और पाकिस्तान क्या है, एक पेरिफेरी नेशन है। तो इनके दरमियान जो रिलेशंस हैं वो भी वर्टिकल हैं, मतलब कि यूएस हमेशा इस कंडीशन में हुआ है कि इसने कभी लिया नहीं है, ये हमेशा देने वाली कंडीशन में हुआ है। इसने हमेशा डॉलर दिया है पाकिस्तान को, ठीक है, और पाकिस्तान ने इन स्पोर्ट वही स्पोर्ट वगैरह या कुछ इस तरीके से करता रहा है। तो इनके जो हमारे रिलेशंस कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हुए, मतलब कि हमने जितना दिया हो उतना ही लिया हो, इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ। हम उनके ऑर्डर के ऊपर चलते रहे हैं, मतलब कि उन्होंने कहा और हमने मान लिया। अब इसकी एग्जांपल दूं, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, एग्जाम्पल है ना, मतलब कि मुशर्रफ ने उनकी बात मानी थी ना। सिमिलर वाज द केस जब सोवियत अफगान वार हुई थी, तो जिया ने मानी थी ना उनकी बात। जब 19 उसके बाद जो हमारे अगर आप हिस्ट्री में बैक एंड पे चले जाएं कोल्ड वार के दौरान, तो हमने सीटो सेंटो साइन किया था ना। तो ये सारी क्या थी, वो वर्टिकल रिलेशंस थी। उसके बाद ये फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन्स एंड रीइंफोर्स द इनइक्वालिटी, मतलब कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है कि एक चौधरी होता है, एक अब जिस तरह अमेरिका दुनिया का चौधरी है, या यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ पॉलिटिक्स के चौधरी हैं, या चौधरी परवेज इलाही, उनको चौधरियों को समझ लें, गुजरात के चौधरी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ होता है और वो मेंटेन करते हैं उस इनइक्वालिटी को। कैसे, अब उन्होंने एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा उनको ने फ़रोग नहीं देनी। अब जिस तरह शरीफ ख़ानदान ने, उन्होंने बसें बना दी, मोटरें, उन्होंने मेट्रो चला दी, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन चला दी, लेकिन उन्होंने क्या कि नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदर सिलेबस के ऊपर कोई काम नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लें, आप अपनी जो स्किल्ड ट्रेनिंग है आप उसको देख लें, कितने आपके स्किल्ड लेबर है जो कि आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो पीएचडी है उसकी वर्थ क्या होती है, आप थीसिस क्या क्या लिखते हैं, आपके कितने जर्नल्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं, ठीक है, आपके मुल्क के अंदर कितनी क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है, ये सारा कुछ उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पुल वगैरह बना दिया, उन्होंने ये सारा कुछ, और वो भी एक सेंटर सा रीजन है लाहौर के अंदर, उन्होंने सारा कुछ वो कर दिया। तो उन वो जो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था उन्होंने मेंटेन किया, तो मेंटेन दैट इनइक्वालिटी, कि अगर हम गरीब को भी वो सारा कुछ दे देंगे तो जारी बात है उसने तो कल हमारी जगह पे आके बैठ जाना है। सो दे डोंट वांट इट। वो क्या करते हैं, वो वहां पर अपने ही बच्चों को बिठाना चाहते हैं। इवन कि आप देख लें उनका जो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो उसके अंदर आप मोस्टली देख लें, उसके अलावा अवामी पार्टी देख लें आप, कि वहां पर जो उनके लीडर्स हैं वो उस खानदान के अलावा किसी को बैठने ही नहीं देते और ना ही वो आने देते हैं, ठीक है। एएनपी, सॉरी, जो मैंने अवामी नेशनल पार्टी थी। उसके बाद जी टूल्स ऑफ इंपीरियलिस्ट नेशंस क्या होती हैं, ग्लोबलाइजेशन। डैनी रॉड्रिक ने अपनी एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर दीज इंपीरियलिस्टिक जो मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी, वो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड करने ही आए थे ना, लेकिन ब्रिटिश ने बाद में उसको यूटिलाइज किया और सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा किया। सेम वाज द केस इन द यूएसए, और वहाँ पर भी ट्रेड के जरिए ही गए और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने चीज़ें वहाँ पर बनानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद ये एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज लाइक कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन परकिंस, ये भी एक बुक है, बहुत कमाल की बुक है। इसके अंदर जॉन परकिन ये बताता है कि हम जब भी किसी नेशन के अंदर जाते हैं, या फॉर एग्जांपल उसने इंडोनेशिया के बारे में बताया, उन्होंने ईस्ट एशिया के बारे में बताया कि किस तरीके से यूएस ने वहां पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। तो क्या करती हैं जी, जो ये जो वेस्टर्न पावर्स होती हैं, ये वहां पर जाकर एक्सप्लॉयटेटिव जो इनकी पॉलिसीज हैं उनको अपनाती हैं, ताकि वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जा सके। एंड सेम वाज द केस जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके किया था। अब हम देखेंगे जी फेजेस ऑफ इंपीरियलिज्म। तीन फेजेस हैं जी इंपीरियलिज्म के, पहला कलोनियलिज्म, दूसरा न्यू कलोनियलिज्म, और तीसरा है न्यू न्यू कलोनियलिज्म। तो जो पहला कलोनियलिज्म था उसके अंदर क्या था कि फिजिकल कैप्चरिंग और एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरी, जिस तरीके से ब्रिटिश ने किया इन सब कॉन्टिनेंट।
ठीक है। द यूएस डिड इन मैक्सिको, क्यूबा, फिलीपींस एंड हवाई। ठीक है, यूएसए ने भी की, ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी यूएस की हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो यूएसए ने भी फिजिकल जो अनेक्सेशन थी वो की, और इसी तरह जो ब्रिटिश है उसने की, और भी बहुत सी ऐसी नेशंस थी, ऐसी एम्पायर्स थी जिन्होंने एक्वायर की। जर्मनी क्या कर रहा था? जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसके अजायम क्या थे? वो बेसिकली अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा था। उसने पोलैंड के ऊपर क्यों हमला किया? उसने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर क्यों हमला किया था? वो उसके जो अजायम थे वो यही थे कि उसने टेरिटरी को कंट्रोल करना है। रूसो जापानीज वॉर थी, वो क्यों थी? वो रीजन ही यही थी कि उन्होंने टेरिटरी को कैप्चर करना होता है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है उसकी रीजन क्या है? वो उस टेरिटरी को ही कैप्चर करना चाह रहा है। 2014 के अंदर जो क्रीमिया अनेक्स किया था रशिया ने, रीजन क्या थी? कि वो उसको अनेक्स करना चाहता था। ये दैट वाज द पार्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म जो कि हिस्ट्री के अंदर होता था। अब क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, तो अब क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ द वीकर नेशंस थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किया जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आजकल यूज किया जाता है, लाइक आईएमएफ, एफएटीएफ, वर्ल्ड बैंक तक, टू कंट्रोल द नेशन। अब इस टाइम पाकिस्तान इज टोटली अंडर कंट्रोल टू द यूएसए। किस तरीके से वो आईएमएफ को यूटिलाइज कर रहा है टू प्रेशराइज पाकिस्तान बाय डूइंग एवरीथिंग विच दे वांट। ठीक है, तो इस तरीके से नील डाउन किया जाता है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं या डेवलपिंग नेशंस होती हैं, अंडर द इंटरेस्ट ऑफ द मेजर पावर्स। ये था न्यू कॉलोनियलिज्म। अब अगर हम न्यू न्यू कॉलोनियलिज्म को आए, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेकिंग वीकर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट्स, जो वीकर नेशन होती हैं उनको डिपेंडेंट कर दिया जाता है ऑन द वेस्टर्न पावर्स। अब लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हैज बिकम ओवरली डिपेंडेंट on the USA or on the China, on Saudi Arabia, on UAE to get its economy on back on the track। ठीक है, पाकिस्तान ने अपना तो कुछ काम किया नहीं है, और क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी भी विजनरी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर लाई ही नहीं जाती। इमरान खान टू सम एक्सटेंट मैं उसकी पॉलिसीज को, इवन कि मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा बुरा भी किया, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट उसने इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी की थी। लाइक उसने जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बहुत कम हो गया था हमारा, इवन कि हम सरप्लस में जा चुके थे। उसके दौर में एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, और भी बहुत से ऐसे इश्यूज थे। और कुछ इस तरीके से उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी टू सम एक्सटेंट थी, जिसकी वजह से यूएस नाराज़ हो गया, और अल्टीमेटली वही हुआ जिसका जो होना था। हाल दो कि उसके अंदर उसका कोई रोल था नहीं था, ये एक कॉन्स्पायरेसी ही है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट वाज कंसीडर्ड कि यूएस वाज इन्वॉल्व्ड इन ओवरथ्रोइंग पीएमआईके एंड इंस्टॉलिंग अ पीडीएम लेड गवर्नमेंट। तो क्या होता है जी कि मेकिंग वीकर नेशंस जो होती हैं उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट किया जाता है, एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम भी इसे कह सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर पाकिस्तान है, श्रीलंका, लेबनान, और इसकी बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस हैं जो कि यहाँ पर आती हैं। अब इसकी जो थ्योरीज हैं इंपीरियलिज्म की, तो वो दो थ्योरीज हैं, एक डिपेंडेंसी थ्योरी और इंडिपेंडेंस थ्योरी। ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो अगली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हमने जो देखा वो हमने इंपीरियलिज्म देखा, पहले हमने डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, और उसके अलावा हमने जो मेजर अजम्पशन थी वो हमने पिछली क्लास में देख ली थी। आज की क्लास में हमने क्राइटेरिया देखा, उसके बाद फेजेस देखे, कलोनियलिज्म, न्यू कलोनियलिज्म और नियो नियो कलोनियलिज्म। तो होपफुली जी आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स।